हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर जीएस का जो इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रश्न है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लेकर के आए हैं। और ये सारा का सारा प्रश्न हो जाएगा आपके पॉलिटी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने वाली पॉइंट कौन है? तो 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। इसमें ऑप्शन दिया गया है निर्णय लेने की शक्तियों का, या पूर्ण व्यवस्था का, या न्यायिक शक्तियों का, या प्रशासनिक शक्तियों का। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हो जाते हैं? उपरोक्त में से कौन से कथन सही हो जाते हैं? कौन सा होगा? तो यहां पर देखिए, इसका आंसर हो जाता है सी आंसर होगा। 1, 2 और 4 निर्णय लेने की शक्तियों का, पहला पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। मतलब यहां कथन सी सही है। कथन सी सही हो जाएगा। जैसे में हम लोग यहां पर देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ये पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी का ख्वाब और सपना था। महात्मा गांधी का ख्वाब और सपना था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सृजित की गई एक व्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही इसमें भाग 9, सबसे पहले इस बात को समझेंगे यहाँ पे। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसी के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक करार दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था का जो जिक्र है संविधान के भाग 9 में है, और 16 नए अनुच्छेद यहां पर जोड़े गए। अनुसूची अक्सर आपसे पूछता है कि कितने अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, कितने अनुसूची में नगरपालिका का वर्णन है। तो यहां पर अगर पंचायती राज की बात करें तो 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके तहत 29 विषय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में दिए गए हैं। यह भी पूछा जाता है। जैसे नगरपालिका में आप देखेंगे तो 18 क्षेत्र है ना, उनके अधिकार क्षेत्र में दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में यहां पर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, न कि न्यायिक विकेंद्रीकरण। इस व्यवस्था के संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आने के बाद भारत में न्यायपालिका के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। जब डीपीएसपी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पर अनुच्छेद 40 का वर्णन किया गया है ना। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि पंचायती राज का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यहाँ पे कई बार यह प्रश्न पूछा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसको समाहित किया गया है। इन विषयों में कार्य करने हेतु प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए, है ना। यहाँ पे अब जैसे हम लोग देखें तो पंचायती राज व्यवस्था का जो पहला हमें प्रमाण मिलता है वह सबसे प्राचीन भारत के इतिहास, है ना, चोल काल में मिलता है हमको। चोल काल में यह भी प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले हमें प्राचीन भारत के इतिहास में कौन सा ऐसा साम्राज्य है, कौन सा ऐसा वंश है जहां से हमको पंचायती राज व्यवस्था का प्रमाण मिलता है? तो यही मिलता है हमको चोल में ही, है ना। चोल के पास 9 सेना की शक्तियां थी। बहुत ही शक्तिशाली ये साम्राज्य था। महात्मा गांधी ने सपना देखा था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहली बार 1959 में, कब? तो 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर, है ना, 1959 को इसे लागू कर दिया गया राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में, है ना, नागौर जिलों में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। और ये नेहरू के समय में लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के तहत इसको, है ना, त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत लागू किया गया था। और इसी समय एक और राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, वह था आपका आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश से दोनों प्रश्न जो है पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग देखें, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक सार्थक क्रम में सजाइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, है ना, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद, है ना।
अध्यक्ष मतलब होता है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे कहता है कि 5 1 2 3 4 क्या होगा, हमको सजाना है। तो सजाने के क्रम में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति आ जाएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आ जाते हैं, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं और उसके बाद सांसदों का क्रम आता है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर हम लोग देख ले क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 1 4 3 5 है ना, 2 1 4 3 5 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है। जैसे हम देखा जा सकता है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों के वरीयता क्रम में के अनुसार राष्ट्रपति क्या है, सर्वोच्च पद, उसके बाद उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोकसभा के और सांसदों का क्रम यहाँ पर आता है। सब पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, किसको स्थापित किया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सहयोग आंदोलन होगा, इसका आंसर ई हो जाता है, सहयोग आंदोलन, है ना, सहयोग आंदोलन हो जाएगा, सहयोग आंदोलन। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन, जिसको कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास के लिए, सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में पारित की गई थी। 1904 में उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहयोग करना। प्रश्न में सहयोग आंदोलन शब्द का प्रयोग हिंदी वर्जन में किया गया, जो गलत शब्द है। हिंदी वर्जन में जब इसको करेंगे तो ये गलत तो हो जाएगा, इसका मतलब भी आशय ही, लेकिन यहाँ पे इसके लिए अंग्रेजी में आयोग ने क्या किया, कोऑपरेशन मूवमेंट शब्द का प्रयोग किया है, जो ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाता है, सही हो जाता है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया, तो याद रखिएगा इसको हम कहाँ से लिए, तो ब्रिटेन से लिए। भारतीय संविधान, अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स को समझ जाए तो समझ जाइए कि पूरे संविधान को बेहतर तरीके से समझ जाता है। इतनी खूबसूरत संविधान लिखा गया कि पूरी दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं है, सिर्फ 14 अनुच्छेद को मात्र ऐसे समझा जा सकता है। 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा, सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। यह अनुच्छेद जो 14 की हम लोग बात कर रहे हैं, भारत की उस पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है जहां जाति, धर्म, लिंग या पद के आधार पर भेदभाव होता था। अनुच्छेद 14 कहता है कानून सब के लिए एक समान लागू होगा, राजा और आम नागरिक में कोई फर्क नहीं होगा। ब्रिटिश राज में राजा कानून के ऊपर था, लेकिन संविधान में पहली बार कहा अब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। समाज में बराबरी की नींव डाली गई अनुच्छेद 14 के तहत, और यही अनुच्छेद 14 ने दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों और गरीबों को यह अधिकार दिया कि अगर उनके समय उनके साथ अगर अन्याय हुआ, अगर अन्याय हो तो वह न्याय की मांग कर सकते हैं। इसने मनवादी सोच को तोड़कर लोकतांत्रिक सोच को क्या किया, जन्म दिया। समान अवसर की लड़ाई थी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि अगर सरकार कोई कानून बनाए तो सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। इसे विशेषाधिकार की जगह समान अवसर की भावना आई। अगर अंबेडकर साहब चाहते, क्योंकि आप देखते होंगे मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई थी। सबसे पहले अगर अंबेडकर साहब को लगा, अंबेडकर साहब ने यही सोचा था कि हमारे भारत के लोगों में सबसे पहले समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो चाहते तो फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता की बात सबसे पहले करते, लेकिन उन्होंने समानता की बात की थी। 14 से 18 के बीच में यह वर्णन है समानता का अधिकार। 14 आर्टिकल, 14 पे बहुत सारे मूवी भी बने हैं। समझिएगा तो लगेगा कि किसी ने, है ना, गजब का ब्रेन है उस व्यक्ति के अंदर, है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंदर गजब का। भारत के लोगों के लिए जो दे दिया, भारत के महिलाओं के लिए, भारत के लोगों के लिए, वो कोई नहीं दे सकता, ऊपर वाला भी नहीं दे सकता, है ना। तो यहां पे क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाता आपका ब्रिटेन।
है ना, ब्रिटेन हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 14 के समक्ष आपके भारत के प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, सब कोई बराबर है, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। कितना गर्व करने वाली भारत के लोगों को, है ना, भारत के लोगों के लिए कितनी गर्व करने वाली बात है, ये अधिकार मिला भारत के आम लोगों को, भारत के लोगों को। कहता है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह अवधारणा ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। याद रखिएगा, कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से? अमेरिका से लिया गया है यह। चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन। और जन्म हुआ उस दस्तावेज का जिसने भारत को गुलामी से आजादी की असली परिभाषा दी। इतना लंबा समय क्यों लगा संविधान लिखने में? क्योंकि यह किताब नई क्रांति की आवाज थी। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखा गया वो संविधान जिसने राजा को भी कानून के नीचे खड़ा कर दिया। हर शब्द में, है ना, हर शब्द में एक जंग थी, हर अनुच्छेद में एक क्रांति थी। यही था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का संपूर्ण संघर्ष। किसी ने तलवार से देश को बदला तो किसी ने कलम से। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने कलम से आजादी पूरी की। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और दुनिया ने देखा कलम से भी क्रांति लाई जा सकती है ना। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा। और यही सच्चिदानंद सिन्हा जिनको हम लोग आधुनिक बिहार के पिता कहते हैं, आधुनिक बिहार के पिता कहते हैं, उस समय में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद 11, है ना, कब देख सकते हैं, 11 दिसंबर 1946 को बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो बाद में चल करके भारत का पहला राष्ट्रपति बने, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। कई बार ये दोनों प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया, इसलिए भूल नहीं जाना है, भूलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन सा? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन सा होगा? याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। पढ़ सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। जैसे देख सकते हैं, संसद के ऊपरी सदन, है ना, ऊपरी सदन को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसको उच्च सदन भी हम लोग कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से हम लोग जानते हैं, अस्थायी सदन है। लेकिन यहाँ पे जब संसद के ऊपरी सदन, उच्च सदन की बात हो रही है, अर्थात राज्यसभा, तो संसद का यह अस्थायी सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यह पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य के सदस्यों के संदर्भ में बात करता है, इसका वर्णन है। कितना? अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की जो अधिकार है, राष्ट्रपति को 12 सदस्य को ये मनोनीत कर सकते हैं तथा 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के तौर पे चुने जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 7 नंबर सवाल। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपके विधानसभा।
है ना, विधानसभा हो जाता है। आपके जीके जीएस में या पीआरटी के पेपर देखिएगा या आप देखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती में जो एग्जाम है ना, चाहे सिविल सर्विस में आप देखते होंगे, कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक बार सही तरीके से ढंग से स्टडी करिए, है ना। ढंग से अगर स्टडी हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये हो जाता है विधानसभा के प्रति। तो विधानसभा के प्रति ये हो जाएगा, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी हो जाता है। केंद्र की बात हो रही है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न हम लोग यहां देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। किसका संबंध है? कॉलेजियम प्रणाली का या अपीलीय अधिकार क्षेत्र का या मूल अधिकार क्षेत्र का? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाता है। आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाता है ना। डी आंसर है। जैसे भारतीय संविधान के कितने भाग 5 के, है ना, भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर पूछे तो सर्वोच्च न्यायालय का कितने भाग में इसका वर्णन है? तो 5 हो जाएगा। और अध्याय 4 में अनुच्छेद की बात कई बार पूछा गया, 124 से लेकर के 147 में इसका वर्णन किया गया है। कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा अस्थानांतरण की यह प्रणाली है और यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति का वर्णन किया गया है। सोच के देखिए। और एक चीज और है, अभी हमको याद भी आया, है ना। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था, उसने सीजीआई पर जूता चलाने का जो अभी बहुत ही वायरल हुआ है वीडियो, है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात ये जातीय मानसिकता जो है इसकी देन है। जातीय मानसिकता की देन है। जैसे आप देखते होंगे, अंग्रेजी सरकार जब भारत में अपना राज्य कर रही थी तो भारत के लोगों को भी, है ना, डिसीजन सुनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध अंग्रेजी सरकार ने किया था। श्वेत वर्ग के जो लोग जातीय मानसिकता उनके पास जो थी नस्ल भेदभाव का, वो सामने आ गया कि ये भारतीयों में उतनी ताकत कहाँ है। भारतीय नीच दबे कुचले लोग हैं जिसका मानसिकता बहुत ही खराब है, हमारा डिसीजन करेगा। अंग्रेजों ने ये आंदोलन चलाई थी, तब जाकर के क्योंकि उसी समय अंग्रेजी सरकार थी, और हालांकि अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की बात को स्वीकार भी किया था। वही मानसिकता वाले लोग हैं, वही मानसिकता वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई एक दलित व्यक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो ऐसे कैसे डिसीजन सुना दिया, है ना। वैसे लोगों को सोचिए क्या करना चाहिए, है ना, कितना गलत तरीके से ये, यानी कि अगर कोई व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट के प्रति अगर उसका सम्मान नहीं है तो वो व्यक्ति देशद्रोही है, वो व्यक्ति सबसे गद्दार है। चलिए, तो यहां पर देखेंगे शक्ति का वर्णन है। केंद्र एवं राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। और अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपीलीय जो अधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद तक? 132 से लेकर के 136 तक है। ठीक है, यहां से प्रश्न भर भर के पूछेगा आपके एग्जाम में, और जितने भी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सबको हम लोग कंप्लीट करते हुए देखते चलेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।